नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। ये परमाणु की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में है। देखने में ये किसी टेक्स्ट बुक का हिस्सा लगता है और ये दिखाता है कि हमारी सोच कैसे बदली है उस चीज के बारे में जिसे कभी पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई माना जाता था। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने खासकर प्रयोगों से कैसे पता लगाया कि परमाणु असल में और भी छोटे कणों से बना है और वो कण उसमें है कैसे। डाल्टन से शुरू करके रदरफोर्ड के मॉडल और फिर उसकी क्या मुश्किलें थीं वहां तक चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सफर बड़ा ही रोचक है। ये दिखाता है कि कैसे एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगों के जो नतीजे आते हैं वो हमारे पुराने विचारों को चुनौती देते हैं और विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत डाल्टन से हुई करीब 1808 में। उन्होंने कहा परमाणु ही मूल कण है। पर जल्द ही कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जो उनका सिद्धांत नहीं समझा पा रहा था। हाँ, जैसे डाल्टन का सिद्धांत, वो द्रव्यमान संरक्षण जैसे नियम तो समझा देता था, पर कुछ चीजें थीं जैसे कांच को रेशम से रगड़ो तो बिजली पैदा होती है, इसकी वजह ये वो नहीं बता पाए। तो यहीं से कहानी थोड़ी बदलती है। बिल्कुल सही। और फिर आया 19वीं सदी का अंत। कैथोड रे ट्यूब वाले प्रयोग हुए और इनसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज का रास्ता खुला। जे थॉमसन ने 1897 में इन नेगेटिव चार्ज वाले कणों का चार्ज टू मास रेशियो मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात मापा। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कण पर उसके वजन की तुलना में कितना चार्ज है। और उन्होंने दिखाया कि ये कण ये हर तरह के परमाणु में होते हैं। ओहो, मतलब परमाणु को अब और नहीं तोड़ा जा सकता, ये बात गलत हो गई। और फिर बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिले, है ना? हाँ बिल्कुल। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वाला कण है उसकी पुष्टि हुई 1919 में और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उदासीन होता है उसकी खोज चैडविक ने की 1932 में। और ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, हजारों गुना, और न्यूट्रॉन का वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अच्छा, तो अब ये तीनों कण मिल गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सवाल ये था कि ये परमाणु के अंदर हैं कैसे, जमे कैसे हैं? यहीं पर थॉमसन का वो मॉडल आया था ना, प्लम पुडिंग या तरबूज वाला। हाँ वही। उन्होंने सोचा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे परमाणु में एक जैसा फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए तरबूज का लाल वाला हिस्सा वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह धसे हुए हैं। सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है। हाँ लगता तो है, पर ये मॉडल टिक नहीं पाया। खासकर जब रदरफोर्ड ने अपना वो मशहूर अल्फा कण वाला प्रयोग किया। उन्होंने और उनके साथियों ने क्या किया कि सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली, एकदम पतली, और उस पर तेज रफ्तार वाले अल्फा कणों की बौछार की। ये अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज वाले हीलियम के नाभिक होते हैं। और यहाँ जो नतीजे मिले वो काफी हैरान करने वाले थे, सही कहा ना? क्या देखा उन्होंने? हाँ बहुत चौंकाने वाले। देखिए ज्यादातर अल्फा कण तो पन्नी के आर पार सीधे निकल गए बिना मुड़े। इससे ये पता चला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, खोखला है। अच्छा। कुछ कण थोड़े थोड़े एंगल पर मुड़े, लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि बहुत ही कम कण, मतलब अंदाजा लगाइए करीब 20,000 में से एक, वो लगभग 180 डिग्री पर वापस उछल गए। जैसे रदरफोर्ड ने खुद कहा था, ये ऐसा था मानो आपने एक पतले कागज पर तोप का गोला चलाया और वो लौटकर आप ही को लग गया। जरा सोचिए। अरे वाह, ये तो वाकई अविश्वसनीय सा लगता है। तो इसका मतलब क्या निकाला गया फिर? इसका सीधा मतलब ये था कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन वो एक बहुत ही छोटी सी बहुत घनी जगह में सिमटा हुआ है। इसी छोटी सी जगह को रदरफोर्ड ने नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा। ओके। और उन्होंने फिर ये मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इस भारी नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में घूम रहे हैं, जैसे हमारे सौरमंडल में ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो रदरफोर्ड का ये नाभिकीय मॉडल ये परमाणु को समझने में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने बताया कि केंद्र में नाभिक है और बाकी जगह खाली है। पर क्या ये मॉडल परफेक्ट था? इसमें कोई कमी नहीं थी? नहीं, परफेक्ट तो नहीं था। इसमें भी कुछ गंभीर दिक्कतें थीं। दो बड़ी मुश्किलें थीं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु का स्थायित्व, यानी उसकी स्टेबिलिटी। वो कैसे? देखिए, उस समय की जो फिजिक्स थी, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत, वो ये कहता था
कि अगर कोई चार्ज कण घूम रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो उसे लगातार ऊर्जा छोड़नी चाहिए रेडिएशन के रूप में। अच्छा। और अगर वो लगातार ऊर्जा खोएगा तो उसकी घूमने की रफ्तार कम होगी, उसका रास्ता छोटा होता जाएगा और वो घूमते घूमते बहुत ही तेजी से सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड में नाभिक में गिर जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं, परमाणु तो स्थायी होते हैं, वो तो खत्म नहीं हो जाते। बिल्कुल। तो ये मॉडल परमाणु स्थायी क्यों है ये नहीं समझा सका। ये तो बड़ी कमी हुई। और दूसरी दिक्कत क्या थी? दूसरी दिक्कत ये थी कि रदरफोर्ड का मॉडल ये साफ साफ नहीं बताता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हैं तो कैसे हैं, मतलब उनकी ठीक ठीक जगह क्या है, कौन सी कक्षा में हैं, उनकी ऊर्जा कितनी है, इसका कोई ब्यौरा नहीं था। और नहीं ये मॉडल ये समझा पाया कि परमाणु एक खास तरह की रोशनी क्यों छोड़ते हैं गर्म करने पर, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। हर तत्व का अपना एक खास पैटर्न होता है रंगों का, वो क्यों होता है ये मॉडल नहीं बता पाया। तो हमने देखा कि कैसे परमाणु की हमारी समझ धीरे धीरे विकसित हुई। डाल्टन ने कहा वो अविभाज्य है, फिर पता चला नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। फिर थॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दिया, और हर बार प्रयोगों ने हमें आगे बढ़ाया, पुरानी सोच को या तो बदला या उसमें सुधार किया। एकदम सही। रदरफोर्ड का मॉडल नाभिक की खोज के साथ एक मील का पत्थर जरूर था, लेकिन जैसा हमने देखा, स्थायित्व और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जैसे सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। और असल में इन्हीं अनसुलझे सवालों ने फिर आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स और नील बोर के मॉडल की जरूरत पैदा की, जिसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दोहरी प्रकृति और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसी और गहरी बातों को समझना पड़ा, जिनका जिक्र इस सोर्स में आगे भी है। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर क्लासिकल फिजिक्स के नियम जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियों से जाहिर हुआ परमाणु के अंदर पूरी तरह से लागू नहीं होते, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए नाभिक के चारों ओर लगातार घूम कैसे सकते हैं? ये जो पहेली है, यही हमें फिजिक्स की एक पूरी नई दुनिया, क्वांटम जगत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है।